देश में इस समय E20 को लेके बहुत सारा विवाद चल रहा है। इस मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। नितिन जी, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो सर हम लोग उन सवालों को लेंगे जो कि बहुत ज्यादा चिंताओं के तौर पे दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। E20 के चलते क्या पुरानी गाड़ियों के इंजन पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आज विश्व के 13 देशों में अलग अलग परसेंटेज में इथेनॉल पेट्रोल में डाला जाता है और ये जो जिन गाड़ियों में डाला जाता है उसमें से टोयोटा हो, सुजुकी हो, हुंडई हो या वर्ल्ड में ये सब बड़े बड़े विश्व के स्तर पर रेप्यूटेड ब्रांड है। वो भी अपने टेस्टिंग करते हैं और अलग अलग गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है वो भी टेस्टिंग करती है। टेस्टिंग करने के बाद इसके स्टैंडर्ड्स तय करने का अधिकार मेरे मिनिस्ट्री को है और इसमें कौन से फ्यूल कैसा लेना ये तय करने का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री का है। अब ये प्रश्न ऐसा आता है कि 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहली बार इसकी शुरुआत हुई। बाद में यूपीए सरकार में मणिशंकर अय्यर जी ने भी पार्लियामेंट का उनका स्पीच वायरल हुआ है कि सरकार कटिबद्ध है, हम ये करेंगे, ये बताया। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारा कोई फ्यूल से प्रेम नहीं है। हमारे देश में अभी 22 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे पेट्रोल डीजल यानी फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट होता है, तो 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। दूसरी बात, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते रोड सेक्टर के कारण 40% एयर पोल्यूशन होता है जो दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और ये फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। तीसरी बात यह है कि क्या ये 22 लाख करोड़ रुपए बचाकर देश के गांव गरीब मजदूर किसानों का जीवन बदल सकते हैं क्या? तो यह संभव है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये निर्णय हुआ। उसमें हमारे जो किसान थे वो अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता और हाइड्रोजन दाता अब लगभग बन चुके हैं, प्रयोग हुए हैं, काम चालू है। अब क्या है कि ये 22 लाख करोड़ का जो सब्स्टिट्यूट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, ये बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल को प्रोत्साहित करना है। अभी पहले मैंने इलेक्ट्रिक, देश की पहली स्कूटर कार मैंने उसको झंडी बताई, तब लिथियम आयन बैटरी का रेट $150 पर किलोवाट पर था, अब $50 पर आया। अब उस समय इलेक्ट्रिक गाड़ी जब आई तब लोग कहते थे कि ये चाइनीज है, ये लिथियम आयन बैटरी है, ये पोल्यूशन खड़ा करेगी, ये डिस्ट्रॉय कैसे करोगे। तो उस समय भी ये कार्यक्रम सब चले थे और उसका भी विरोध हुआ था। पहली बात ऐसी है कि E20 ये जो फ्यूल है इसका टेस्टिंग 4 गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में इसका टेस्टिंग हुआ, फिर रिकमेंड होके वो पेट्रोल मिनिस्ट्री को आया और जितनी ये कार की कंपनी है जो विश्व विख्यात है उन्होंने इसका टेस्टिंग किया और टेस्टिंग करने के बाद ये परसेंटेज आया है। अब प्रश्न ऐसा है कि क्या हमारा देश ऊर्जा के बारे में आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या दिल्ली और देश के शहरों का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जो हमारे स्वास्थ्य का, वो कम नहीं होना चाहिए? 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश बनने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें फॉसिल फ्यूल को कम यूज करना होगा। इसलिए सभी अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का मैं प्रचार करते हुआ, अब ये जो E20 है इसमें मारुति, जिसका मार्केट में 40% शेयर है, उन्होंने कहा है कि E20 के कारण कोई गाड़ियों में खराबी हुई ऐसा अभी तक हमारे इसमें आया नहीं है, एक भी नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस वही है, अगर गाड़ी खराब होती है तो गारंटी पीरियड में इंश्योरेंस मिलेगा, वारंटी वही है कंपनी की, उसमें कुछ हुआ तो देने वाले। तो पहली बात, इसमें गाड़ी में खराबी आई ये जो बात है ये लगभग आज भी ओपन है और इसलिए कभी कभी गाड़ी अन्य कारणों से खराब होती है तो वो भी उसके कारण हो सकती है। दूसरी बात जो है कि इसका एवरेज, तो एवरेज में एक बात है कि ये जो पेट्रोल है इसकी कैलोरिक वैल्यू की तुलना में इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है। तो नेचुरली जब शहर में हम जब चलते हैं और बार बार ब्रेक बजाते हैं, दबाते हैं, तो नेचुरली एवरेज में थोड़ी कमी आ सकती है, पर शहर में इसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। पर इसमें अभी हमने नई टेक्नोलॉजी लाई है जो अब इसके बाद हमारा सपना है वो भी प्रयोग हुआ, वो है फ्लेक्स इंजन।
फ्लेक्स इंजन का मतलब होता है हाइब्रिड। फ्लेक्स हाइब्रिड मतलब होता है कि गाड़ी में आप 100% पेट्रोल डालो और 100% इथेनॉल डालो, 50% डालो, 40% डालो, जितना आपको जब भी डालता है, जो डालना है डालो, और उसके बाद जब गाड़ी जब चलेगी तो ये 60% बिजली तैयार करेगी। अब क्या होगा, जितना आप शहर में ब्रेक मारोगे, क्योंकि हाईवे पे ब्रेक नहीं मारोगे, शहर में जितना ब्रेक मारोगे उतनी बिजली ज्यादा तैयार होगी। तो इथेनॉल के कारण अगर कोई एवरेज में कमी होगी तो ब्रेक डालने से बिजली ज्यादा तैयार होगी, तो एवरेज में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इसमें फ्लेक्स इंजन में एग्जिस्टिंग जो गाड़ी में हम डाल रहे हैं उसमें आ सकता है, क्योंकि वहाँ ब्रेक कम मारते हैं हम लोग। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे देश में ये जो इथेनॉल के इसमें 20% का प्रयोग हुआ, ये 1970 से ब्राजील में 27% चल रहा है, कुछ जापान में चल रहा है, थाईलैंड में है, नॉर्वे इसमें है, अपना स्वीडन में है। अब दुबई में नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पेट्रोल डीजल अवेलेबल है। अमेरिका में भी हुआ है पर वहाँ भी पेट्रोल डीजल अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, इसके आधार पर इसका निर्णय होगा। और इसलिए पहली बात, ये गारंटी पीरियड में है गाड़ी जो, तो उसको कोई इंश्योरेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहली बात, आप कंपनी में जाकर आप जरूर अपनी गाड़ी चेक करिए। उसके बाद टोयोटा ने भी बताया कि भाई ऐसा कुछ होगा तो हमारे सर्विस सेंटर में जाइए। और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को लगता है तो सर्विस सेंटर में जाइए, अपनी गाड़ी चेक करिए, और गाड़ी के कारण कुछ होगा तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी कंपनी की होती है, वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो क्या E20 से रबर सील या जो फ्यूल पाइप होता है, प्लास्टिक पार्ट, इन सबों में गड़बड़ी की? सर ऐसा है कि बड़े प्रमाण पर ये जो गाड़ियां है इसमें पहले मेटल के वॉशर्स लगते थे। जब इथेनॉल होता है तो सजेशन ये है कि हमने रबर के यूज करने चाहिए। तो ये जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाती है तो मैक्सिमम कंपनियों ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो इसलिए कोई भी आपकी दिक्कत होगी तो आप कंपनी से कांटेक्ट करिए, उसको रिप्लेसमेंट मिलेगी। वो कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। E20 अच्छा, एक और एक बात भूल गया मैं। अब पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर, और इथेनॉल का रेट जो सरकार खरीद रही वो है 54 से 65 के बीच में है। और ये जब रिटेल में 100% जाएगा, ये तय करने का अधिकार मेरा नहीं है, ना मैं कोई रेट डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये अधिकार पेट्रोल मिनिस्टर। अंदाजन वो 75 तक भी आएगा तो भी 120 रुपए 1 लीटर पेट्रोल के लिए भरना और 75 रुपए 1 लीटर इथेनॉल में, तो एवरेज की तुलना में फिर भी पेट्रोल में 25 से 30 रुपए लीटर कमी है, सस्ती है। गाड़ियों के इंजन पर कोई असर पड़ना है E20 से? अभी E20 के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टोयोटा ने बताया, सुजुकी ने बताया, जिनकी पेट्रोल गाड़ियां बेचते हैं उन सब गाड़ियों ने वालों ने बताया कि इसमें हमारे यहाँ इंजन में कोई खराबी हुई है, ऐसी कोई तकरार नहीं है। अभी एक तकरार एक पटना में आई थी, बाद में वो गाड़ी उन्होंने मांगी, उन्होंने देने के लिए इनकार किया, तो फिर उन्होंने कहा कि हम डिक्लेयर करेंगे। तो गाड़ी मिल गई, चेक किया तो उसमें कुछ अडल्ट्रेशन मिला कंपनी को, उन्होंने उसका रिपोर्ट दिया। मुझे मालूम नहीं तो कोई पानी या कुछ और कुछ उसमें डाला गया था, पर फिर भी मेरा कहना ऐसा है कि आपको लगता है कि कोई इंजन बिगाड़ हुआ है। अब 2004 से हम इथेनॉल डाल रहे हैं, आज ये कम से कम अगर हिसाब भी करेंगे तो भी 22-23 साल हुए। अब 23 साल में कोई कार्यक्रम नहीं बना, कोई 23 साल में धीरे धीरे बढ़ते गया और कोई चर्चा नहीं हुई, और अचानक इस महीने भर में इस विषय पर सब गाड़ियां बिगड़ रही, ये हो रही, इतना तक आया कि इथेनॉल के कारण मक्खी भी लगी करके। अब मुझे बताओ, इथेनॉल मीन्स अल्कोहल, और अल्कोहल में ये ब्रांडी विस्की रम पीने वाले ये जब पीते तो बोतल को क्या मक्खी लगी, क्या चिटिया लगी कहीं? ये सेम अल्कोहल है एक प्रकार से। सरकार के पास ये डाटा है कि 5 साल 10 साल तक अगर E20 को यूज किया जाए तो गाड़ियों पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इसीलिए सरकार ने जब ये कोई भी करने के पहले सब टेस्टिंग होती है, 4-4 साल टेस्टिंग चलती है, सरकार भी करती है और प्राइवेट कंपनियां करती है, और उनके रिपोर्ट जब आते हैं तब उसके बाद में ये हम सरकार निर्णय करती है। बहुत लोगों को ये कहते हुए हमने सुना कि 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं उसके लिए, क्योंकि वो E20 कंपेटेबल नहीं है तो उन पे बुरा असर पड़ जाएगा। क्या सरकार के पास ये ठोस एश्योरेंस है वाहन निर्माताओं का? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप जैसे जागरूक पत्रकार तो सब जगह घूमते हैं, जिसकी गाड़ी खराब हुई है E20 के कारण, वैसे एक आधे कंज्यूमर का नाम मुझे बता सकते हैं? सोशल मीडिया पे ही आता है कुछ नहीं, एक भी नाम बताओ ना। आप भी तो घूमते हो, मुझे आपके पास कौन सी गाड़ी है? नहीं, हम
हम लोग तो आप आपके ऑफिस में पूछिए जिनके पास पेट्रोल की गाड़ियां हैं, वो 2004 से थे, उनको पूछो कि तुम्हारी गाड़ी कुछ खराबी हुई क्या। देखिए, ये प्रोपोगंडा कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस सब चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पता है क्या चल रहा है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी जिस कंपनी की गाड़ी है उसको डीलर के पास जाइए, तकरार करिए, और उसके बाद समाधान नहीं तो तकरार की कॉपी मेरे को भी मेरे वेबसाइट पे भेज दीजिए। मैं ये जो रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स तय करना मेरे विभाग का है, तो जरूर मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा। मतलब सड़क परिवहन मंत्रालय का जो वेबसाइट है वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट बिल्कुल है उसके मार्फत हमने शिकायत की है। बिल्कुल शिकायत करिए, ये मैंने आह्वान किया है। अब मेरे पास भेजिए, मैं आपको राहत मिलेगी, कोई तकलीफ नहीं। अभी तक कोई शिकायत आई क्या सर? अभी तक नहीं आई, मैंने ये डिक्लेयर करके 7-8 दिन हुए, अभी तक एक भी शिकायत नहीं। एक चीज ये कही जाती है कि जैसे ब्राजील जैसे देशों का जब उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने पहले टेक्नोलॉजी लाया, बाद में इसको मिश्रित किया। हम लोग जल्दबाजी में है थोड़ी। नहीं, क्या ऐसी कोई जल्दबाजी? मुझे एक बात बताओ कि आपके लड़के को आपने कहा कि आपने ये 12th में जाने के बाद परीक्षा में मिनिमम 60% के ऊपर 60% के ऊपर ही आपने मार्क मिला, अब उसने 75% मिला है, तो क्या आप उसको सजा करोगे क्या? पहली बात, इथेनॉल ऐड करने से नुकसान नहीं है। दूसरी बात, क्या देश के इंपोर्ट को 22 लाख करोड़ को कम नहीं करना चाहिए? दूसरी बात, देश के प्रदूषण, जिससे दिल्ली में 40% ट्रांसपोर्ट का प्रदूषण है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर परिणाम हो रहा है, क्या लोगों को उससे बचाना नहीं चाहिए? दूसरी बात, जब मक्के से इथेनॉल बनने की शुरुआत हुई तो मक्के की मार्केट प्राइस 1200 रुपये क्विंटल थी और एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी। जैसे निर्णय हुआ तो मक्के की प्राइस हो गई 2600 से 2800 रुपये क्विंटल, और गुजरात और उत्तर प्रदेश के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ गए। क्या गरीब किसानों का फायदा नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, जब इथेनॉल नहीं था तो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख करोड़ गन्ने वाले किसानों को पैसे नहीं मिलते थे। शुगर इकोनॉमिक्स, शुगर फैक्ट्री लॉसेस में थी, तब आज सबको पैसे मिल रहे हैं और आज किसी तकरार नहीं है, तो क्या किसानों का भला नहीं होना चाहिए? और ये 2 लाख करोड़ जो इथेनॉल के इंपोर्ट बचा है, ये अल्टीमेटली बेनिफिशियरी किसान है, उनके पास गया हुआ। तो क्या इस देश के किसान जो है वो समृद्ध संपन्न बनना ये देश के लिए उपयोगी नहीं है? हाँ, लेकिन सर एक दूसरी चीज जैसे ये कही जाती है कि 2023 से पहले की जो गाड़ियों के मालिक हैं उनकी चिंता ये है कि ये हमारी कीमत पे नहीं होना चाहिए। आप एक काम करिए, जिसकी 2023 के पहले गाड़ियां बिगड़ गई, उनके नाम लेकर, गाड़ी नंबर और मेक लेकर आप जरूर पब्लिकली बताइए लोगों। आप नाम तो बताइए, मैं भी तैयार हूँ इंक्वायरी करने के लिए। अभी तक आप लोगों के पास एक भी नाम नहीं आया। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इस तरह की बात आप लोगों को उन्होंने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर किया, मारुति के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने, मारुति सुजुकी ने, कि 40% शेयर हमारा है। अभी तक एक भी गाड़ी के मशीन के बारे में E20 के कारण हमारे पास कोई तकरार नहीं आई। ये भी बात टोयोटो वालों ने कही। अच्छा, ये कंपनी कोई इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। ये कोई काम ऐसा नहीं करते। नितिन गडकरी बोल रहा है भाई डाल दो इथेनॉल, डाल दो, सब टेस्टिंग होता है। तो ये कंपनियों का रेपुटेशन देखते हुए ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे यार। फिर भी होगा तो आप नाम बताइए, है ही नहीं कोई, आता ही नहीं सामने। तकरार करिए, मुझे कॉपी भेजिए, हम जरूर मदद करेंगे आपको। एक चीज और सर कही जाती है कि जो ARAI ने जो भी इस पर रिपोर्ट तैयार की उसको पब्लिक डोमेन में रखकर पब्लिक डिस्कोर्स के लिए क्यों नहीं रखा गया कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स उसकी जांच कर सके, उनके फैक्ट्स फाइंडिंग की जांच कर सर, ये तो पहली बात तो सब प्राइवेट इंडस्ट्री ने भी इसका अध्ययन किया है, सबके अप्रूवल के बाद ही हुआ है। और ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है और वो कोई कॉन्फिडेंशियल वाली बात तो लगती नहीं मुझे। ये पेट्रोलियम मंत्री विभाग का अधिकार है, क्या करना नहीं करना उसका मुझे पता नहीं है। तक इसको पब्लिक डोमेन में रख देना चाहिए कि जो भी सर वो पेट्रोलियम मंत्री बता पाएंगे, क्योंकि क्या है कि मैं केवल मेरा काम वो जो इथेनॉल के स्टैंडर्ड्स तय करना और इंजन के साथ नियम बनाना यहाँ तक ही है। ये जो टेस्टिंग करना, ये जो ARAI लेबोरेटरी है, ये हेवी इंडस्ट्रीज के साथ है। और फ्यूल के बारे में कौन सा यूज करना, कैसे ऐड करना, कितना करना, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम है। तो मैं उनके काम के बारे में तो कोई कॉमेंट्स नहीं करूँगा। गाड़ियों के साथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या आप लोगों को रिटेन में सरकार को एश्योरेंस देते हैं कि पुरानी गाड़ियों के इंजन पर भी E20 से कोई असर नहीं पड़ना है? मैंने आपको यही बात बताई कि आपका इंश्योरेंस कायम है, अगर उसके कारण बिगड़ा हुआ है तो इंश्योरेंस मिलेगा। दूसरी बात, वारंटी 5 साल की है तो 5 साल की वारंटी है, कोई चिंता नहीं। अगर बिगड़ा हुआ तो तुरंत तकरार करो ना कंपनी के पास, और अगर कंपनी कोई ठीक से नहीं करे तो मेरे पास भेजो। एक तकरार नहीं, गाड़ी बिगड़ी नहीं,
केवल बोलने की बात इधर उधर करके चर्चा कर रहे हैं। तो एविडेंस तो चाहिए, प्रूफ तो चाहिए। आप भी आपके चैनल से लोगों को कहिए कि किसी की खुली तकरार है तो डीलर के पास जाके रिटर्न तकरार करिए, मशीन चेक करिए, और वो अगर कारण होगा तो जरूर मुझे भी एक तकरार भेज दीजिए, मैं भी इंक्वायरी करूंगा, और अगर ऐसी होगी गड़बड़ तो आपको न्याय दिलाऊंगा। एक चीज इसमें और कही जाती है कि क्योंकि वो बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि पानी बहुत ज्यादा लगता है गन्ने से, अगर हम इथेनॉल बनाते हैं तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, और ऐसा करने से हम एक तरह से तो बहुत दिनों से फूड वर्सेस फ्यूल, तो पहले तो बड़े लोगों को कहा जाता था कि फूड का फ्यूल के लिए क्यों उपयोग करना। आपको मालूम है हम विश्व में चावल में पहले नंबर पर है। हमको सरकारी गोदाम में चावल रखने के लिए जगह नहीं है, और चावल से जो ब्रोकन राइस निकलता है कणी, अब उसका क्या करें, वो आजकल वो लोग नहीं खाते। तो मक्का है, अब देखो किसानों में हम फूड सरप्लस है। अगर फूड का शॉर्टेज होगा तो हमारी पहली प्रायोरिटी फूड, हम बंद कर देंगे इथेनॉल। तो इसलिए पहली बात तो फूड सरप्लस है, फूड ग्रेन सरप्लस है। अब इसलिए आप लोग इथेनॉल अभी बाम्बू से बन रहा है। इथेनॉल परली जो जलाते हैं, ये पानीपत का प्रोजेक्ट है उससे परली से बन रहा है, नुमालीगढ़ में बाम्बू से बन रहा है। इथेनॉल म्यूनिसिपल वेस्ट से बन सकता है। तो हम लोग इथेनॉल के अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर शॉर्टेज है फूड ग्रेन के लिए आएगा तो उसको बंद करेंगे, उससे बनाएंगे। कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि एक तरफ हम यहाँ पर इंपोर्ट घटा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ इथेनॉल का इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इथेनॉल से अनेक बाय प्रोडक्ट तैयार होते हैं। वो मिथेनॉल ये कोयले से बनता है और मिथेनॉल का इंपोर्ट है। और मैंने एक प्रयोग महाराष्ट्र में अपना कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट ने, कर्नाटक सरकार ने किया था कि मिथेनॉल 15% डीजल में डालकर उनने अशोक लेलैंड की बसेस सक्सेसफुली चलाई, उसको भी सर्टिफिकेट मिला हुआ। तो ये इथेनॉल मेडिकल के लिए यूज होता है। तो इथेनॉल पेट्रोल डीजल में डालने के लिए तो सरकार ने 1 भी लीटर लिया नहीं है। पेट्रोल डीजल में ब्लेंडिंग के लिए पेट्रोल में कोई इथेनॉल बाहर का नहीं आया हुआ है, इथेनॉल नहीं लिया गया। एक चीज सर ये कही जाती है कि E10, E20 इस तरह का ऑप्शन क्यों नहीं रहे कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास? देखिए ब्राजील में ऐसा है कि पेट्रोल पंप पे जाके 3 पंप होते हैं। एक होता है 27% इथेनॉल पेट्रोल में डालकर, ऑप्शन 1 कि आपको करना है तो उसका रेट लिखा हुआ रहता है, आप वो ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप 100% प्योर पेट्रोल ले सकते हैं। तीसरा आपको ऑप्शन है 100% इथेनॉल ले सकते हैं। जिसके पास फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां अभी जो आ रही, उसमें वो अभी 2 व्हीलर भी आ रही, जैसे TVS, बजाज, हीरो, होंडा, इनकी भी 100% इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो, तो उससे आपकी आर्थिक बचत भी है क्योंकि दोनों के रेट में काफी तफावत है। तो ये ब्राजील की पॉलिसी है, पर इस देश में क्या करना, कैसा देना, ये अधिकार पेट्रोलियम विभाग का है। उसके मंत्री ही इसके बारे में नीति तय करेंगे और उन्हीं के अधिकार में जो नीति है वो आगे जाएगी। हालांकि ये भी पेट्रोलियम मंत्रालय के आई है, लेकिन इस तरह की चीजें हम लोग बहुत सारा पढ़ रहे थे कि लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पेट्रोल पंप 1 लाख के आसपास जो पेट्रोल पंप है इसके लिए अभी तैयार नहीं थे, जल्दबाजी में कर दिया गया, थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। सर आप एक बात मैं बताता हूँ। पहली बात तो आप ये जो 22-23 के पहले की पुरानी गाड़ियाँ, अगर आपका कहना है कि ये E20 के कारण इसके इंजन बिगड़े हुए हैं तो उसका रिकॉर्ड तैयार करिए। कोई बोल देगा, कल मैं बोल दूंगा कि आपकी चैनल ने सर्च किया है, एविडेंस तो चाहिए ना, तो आप करिए। ये क्या है, बोलने चालने में कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है। अब तो ये भी लिख दिया कि मैं गन्ने का जूस निकाल रहा हूँ और जूस गाड़ी में डाल रहा हूँ। अब वो कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, अब सबके जवाब भी मेरे बारे में भी दुष्प्रचार किया गया। उस पर भी हम लोग आगे अभी आएंगे। हाँ, कंज्यूमर के पास ये चॉइस होना चाहिए। नहीं, ये तो पेट्रोलियम विभाग तय करेगा, इस पर मैं अपना मत नहीं देना चाहता हूँ। पर ये पद्धति विश्व में है और अपने देश में क्या करना, ये पेट्रोलियम विभाग का अधिकार है। एक चीज और कही जाती थी जिसपे पेट्रोलियम मंत्री ने भी उदाहरण जो दिया कि इसको तो स्पोर्ट्स कार और रॉकेट के इंजन में भी। सर हमारे 4 साल पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ये इस पर चले, बायोफ्यूल पे चले, ये इथेनॉल से बना हुआ है। आपको मालूम है दुनिया, देश, विश्व में जो रेस कार होती है उसमें इथेनॉल एज ए फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल नहीं होता। क्या गलत फहमी होती है, जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है।
आज कुछ लोग समझते हुए, कुछ लोग न समझते हुए और कुछ लोग जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने इससे हटकर बिल्कुल साफ सुथरा सब करना चाहिए तो उनको क्लियर हो जाएगा। इसका एक काउंटर क्वेश्चन सर ये है कि वो स्पोर्ट्स कार हो या रॉकेट या फाइटर जेट जहां भी इस्तेमाल किया था उनके इंजन उसके कंपेटेबल होंगे, पुरानी गाड़ियों के नहीं हैं तो कैसे उसमें फिट हो सकता है? किसने सर्टिफाई किया? कौन सी एजेंसी है? अगर कोई आपको हार्ट अटैक हो तो कोई डॉक्टर तो देगा ना आपको MRI, CT स्कैन या कुछ करके रिपोर्ट देगा। मुझे बताओ कि ये इंजन उसके लिए नहीं है, ऐसा किसने, कौन से टेक्निकल एक्सपर्ट ने लिखा है? आप टेस्ट करो ना कार लाके डीलर के पास। आपका इंश्योरेंस कायम है, आपकी 5 साल गारंटी कायम है, कोई फर्क नहीं। अगर ये गड़बड़ होता तो कोई गारंटी देता, ये गड़बड़ होता कोई इंश्योरेंस उतने साल का देता। ये सब टेस्टिंग करने के बाद ही हुआ है। सरकार के पास ये गारंटी है कि इसमें कोई फर्क नहीं सर, पड़ना है। कंपनी ने गारंटी दी हुई है। जी। उस पीरियड में कुछ होता है तो वो है इंश्योरेंस की गारंटी है, कार की गारंटी है 5 साल की। एक चीज और सर, थोड़ा अलग विषय इथेनॉल से अलग लें, उसको भी लेकर ऑपरेशन अटैक किया गया, उसमें तस्वीरें दिखी उसमें सीधे सीधे कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे, और वो बहुत प्रचारित और शानदार एक्सप्रेसवे, पहले बहुत सारी तारीखें हुई, लोगों ने बताया कि कैसे 2.5 घंटे 3 घंटे में लोग देहरादून पहुंच जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर अचानक गड्ढों का दिखना। सर, सड़कों पर गड्ढे नहीं, एक जगह पर ऐसा हुआ कि किसान ने जमीन नहीं दी, वहाँ ड्रेनेज लाइन आई थी तो वो पूरी नहीं हो पाई, तो लॉजिकल एंड तक नहीं गई क्योंकि वो शायद कोर्ट में भी उन्होंने अपील किया था, तो वो काम लटका था तो उन्होंने वैसे ही लगा दी। अब पानी के कारण वहाँ पानी आ गया तो रोड डस गया, तो वो रिपेयर किया गया। देखिए, कभी आदमी की भी तबीयत बिगड़ती है, कभी खांसी होती है, कभी, ये तो इंजन है, गाड़ी है। हमारे रोड, अभी कल हमने कानपुर से लखनऊ का रोड बना, मैं, योगी जी और राजनाथ जी 22 मिनट में पहुंच गया, सुंदर रोड बना। इसका मतलब हर रोड पे कोई सभी ठीक है ऐसा नहीं, कम ज्यादा हो सकता है, होगा तो हम तुरंत रिपेयर करते हैं। और आजकल मैंने रोड के एक्सरे मशीन जैसा मशीन लाया, वो ई-व्हीकल है। मुझे राइडिंग क्वालिटी, गड्ढे, प्लांटेशन, कंपाउंड वॉल, सब कुछ मैं 1 महीना पिछले केवल 950 प्रोजेक्ट का मैंने पूरा रिव्यू किया और पूरा अध्ययन किया, और मुझे समझ में आया। हम लगातार चिंता कर रहे हैं, शायद इस साल बहुत कम कंप्लेंट आएगी, और एक आधे बार आई तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, और रोड भी हम अच्छे क्वालिटी के बना रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो मिसिंग लिंक मुंबई में प्रोजेक्ट हुआ। अब ये मुंबई पुणे हाईवे मैंने 2000 साल में बनाया था, अब मैं मंत्री भी नहीं हुआ, अभी तो दूसरी सरकार भी है, अलग मुख्यमंत्री है, अलग मंत्री है, अब वो धंस गया कहीं, तुरंत मेरा फोटो लगा के उस पर चला दिया और मेरे साथ दुनिया भर के। तो ये इंटेंशनली, मेरा काम अच्छा हुआ है, अगर लोग उसकी तारीफ करते हैं, उससे जो जलने वाले भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि जिस पेड़ को फल लगते हैं, लोग उसी पे पत्थर मारते हैं। और इसलिए दूसरी बात है कि किसी के दुख और दर्द में शरीक होना आसान है, किसी की खुशी और सक्सेस में शरीक होना बहुत कठिन है। अब जब इतना अच्छे रोड बनते हैं तो हमारे विरोधक वो चाहते हैं कि भाई इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहो। टोल को लेके भी बहुत आप निशाना साधा जाता है, और कई जो आपके आलोचक अरे हैं वो लिखेंगे टोल मंत्री। आपको देखो, जो 200 रुपए और 150 रुपए पर टोल लगते थे, अब वो 15 रुपए हो गया, 3000 रुपए का पास आया, अब टोल नाके खत्म हो रहे हैं, आपको कोई रुकना नहीं है। और 3000 रुपए के टोल में आप कम से कम 200 टोल पार कर सकते हैं, तो नहीं के बराबर है, इतना सस्ता कर दिया। तो अब किसी की तकरार भी नहीं, तो भी पुरानी बातों को लेकर बोल देते हैं। तो वो लोग जो है, वो मैंने कहा ना, कुछ लोग समझ कर, कुछ ना समझ होकर, और कुछ लोग जानबूझकर कर रहे हैं। जानबूझकर कौन कर रही है मुझे पता है, और मेरी भी मजबूरी है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। अब मैं इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करूं कि जैसे पार्लियामेंट में खुद मैंने देखा है कि अपोजिशन के सांसद भी अगर क्वेश्चन आवर में सवाल खड़ा करते हैं तो सवाल से पहले वो आपकी तारीफ करते हैं, अगर आपके मंत्रालय से संबंधित हो तो। मुझे जल्दी कोई ऐसा सांसद नहीं मिलता जो आपके कामकाज को लेकर शिकायत करे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक सेक्शन है जो ऐसा लगता है कि, एक सेक्शन में कह रहा हूँ, जिसमें मौके की उसको तलाश रहती है कि कुछ नहीं, सोशल मीडिया का देखो, आप मीडिया के हो, मैं सोशल मीडिया के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि लोकतंत्र है। पर एक बात है कि कोई देश के अंदर और देश के बाहर कोई ऐसी एजेंसी है वो जो इन सब बातों को करने का काम कर रहे हैं,
वो मुझे ध्यान में भी आया उनके नाम, वो कौन कौन लोग हैं, कौन अच्छा करने वाले लोग ज्यादा नहीं है, 100 के अंदर है, पर वो बराबर जानबूझ के कोई मैं करने का रस निकाल रहा हूँ। अब मेरे लड़के की कंपनी है, अब 350 550 कंपनियां हैं। मैं इथेनॉल शुरू होने के पहले शुगर फैक्ट्री मैंने निकाली थी, वो लॉस मेकिंग है और उसमें 1600 करोड़ रुपए का कर्जा है। हम पावर भी तैयार, दुनिया बहुत उद्योग है उसके, तो उसमें से इथेनॉल का 10% है। मेरी शेयर की कीमत बढ़ गई, मुझे इतना उल्टा तिल्टा झूठा जितना होता है वो लिखा दिया। तो ये जानबूझकर मुझे व्यक्तिगत रूप से कोशिश कर रहे, पर मेरा विश्वास है कि जनता सच समझती है और जनता को सब मालूम है, इसलिए मैं चिंता करने का कारण नहीं। तो जब आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली आए थे, और तब से मुझे ध्यान है कि हम लोगों से भी बातचीत में बार बार बायोफ्यूल को लेकर हाँ। जोर देते थे। अभी इस तरह की, जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन 100 के आसपास लोग होंगे जो ये कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन है इसके पीछे, मंशा क्या हो सकती है? देखो, पहली बात तो ऐसी है, क्या 22 लाख करोड़ देश के बाहर जा रहा है, ये पैसा बचकर देश के गरीब किसानों के जेब में जाए तो क्या है, उचित नहीं है। ये दिल्ली के शहर में 40% एयर पोल्यूशन के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ट्रांसपोर्ट मंत्री होने में, फॉसिल फ्यूल के कारण। वो कम होकर दिल्ली के जीवन का, जनता का और देश की जनता का स्वास्थ्य नहीं सुधरना चाहिए। ये 22 लाख करोड़ बचाकर ये किसानों के जेब में जाए, इनका भी फायदा हो, गांव में रोजगार निर्माण हो, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो, ताकि किसान आत्महत्या ना करें। क्या ये देश के हित में नहीं है? मुझे लगता है कि ये पूरी पॉलिसी देश के हित में है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, और ये टेक्निकली पूरी वेरीफाई करके हुई है। ये कौन से 100 लोग हैं जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है? उनके पीछे मंशा क्या देखते हैं आप? मैं उनकी दखल नहीं लेता, कोई अलग अलग होता है। अभी मुझे तो मालूम नहीं, पर आपको पता है ना, आपके यहाँ नहीं होता, पर टीवी पर भी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते कि नहीं? आपको सब मालूम है। मैं नहीं जाता, मैं इस पर पढ़ना भी नहीं चाहता और मुझे बोलना नहीं। वो कितना भी लिखते रहे, मेरे साथ जनता है, सच उसको मालूम है, मैं इसकी चिंता नहीं कर सकता। पॉलिटिकल मोटिवेशन लगता है या कॉमर्शियल इंटरेस्ट? मुझे टिप्पणी नहीं करनी। क्या ये आपको अफेक्ट करता है? नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, क्योंकि मेरे कार्य को लोग जानते हैं, मैंने किए हुए कार्य को जानते हैं। मैं अभी तक देश में 50 लाख करोड़ से ज्यादा काम कर चुका हूं, और मैं शिपिंग मंत्री था, गंगा का वाटर रिसोर्स मंत्री था, एमएसएमई का मंत्री था, और रोड का मंत्री लगातार हूँ। तो जो जो काम किया लोग जानते हैं। मुझे लगता है लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, मैं इसकी ज्यादा चिंता नहीं। और सोशल मीडिया पर पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, हमारी नीतियों के खिलाफ इस प्रकार की गलत बातें बेचकर हमारी सरकार को, हमारी नेताओं को एक बदनाम करने की साजिश कुछ लोगों की। वही मैं समझना चाह रहा था, जैसे कि सोशल मीडिया पे आपने वो बताया ना कि चींटी आ जाती है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इस तरह की चीजों को आप जैसे जागरूक पत्रकारों का काम है कि इसके डिटेल में जाकर शोध पत्रकारिता के आधार पर ये निकाले कि कौन है इसमें। चलिए सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद कर रहा हूं कि इस बातचीत के बाद जो गाड़ियों के कस्टमर, जो कंज्यूमर हैं, उनका जो भी भ्रम रहा होगा वो दूर हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत आपका आभारी हूँ, थैंक यू।